हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12वीं के लिए अपने बॉटनी के लेक्चर नंबर 4 को लेकर के उपस्थित हैं। आज तक के जो भी लेक्चर हमने प्रोवाइड किए हैं सारे लेक्चर एक दूसरे के सीक्वेंस में हैं और सीक्वेंस में अगर आप लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको आगे की बॉटनी सहजता से समझ में आती हुई चली जाएगी। बीच बीच में हम आपको जूलॉजी से संबंधित भी टॉपिक देते रहेंगे। विद्यार्थियों, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 का शेष देखा होगा तो आपको पुष्पों में जनन और जनन की व्याख्या समझ में आ गई होगी और हमें उम्मीद भी है कि उस जनन और जनन की व्याख्या को देख करके आपने एक नोट्स भी बनाया होगा जिसमें डिफिनेशन वगैरह भी मेंटेन किए होंगे ताकि आपका आगे की ओर पढ़ाई ठीक ठाक चल सके। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगर पुष्पों में जनन की क्रिया हो गई है जो कि लैंगिक जनन के रूप में हुई है तो पुष्पों में जनन की क्रिया होने के बाद पुष्पों में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, आइए हम आज आपको लेक्चर नंबर 4 में बताते हैं। आज हमारे लेक्चर नंबर 4 का टॉपिक है कि पुष्पों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होने के बाद पुष्पों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन क्या हैं, कैसे परिवर्तन होता है पुष्प में, हम इसे आपको समझाते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, हम जहां तक देख पा रहे हैं कि पुष्पों में जनन की क्रिया संपन्न होने के बाद पुष्पों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का विवरण इस प्रकार है। आपने पुष्प के भाग को पढ़ा होगा, पुष्प में नर मादा दोनों एक में होते हैं, आपने सारे भागों को ऑब्जर्व किया होगा। यहां पर मैंने पुष्प के कुछ विशेष अंदर वाले भागों को लिख रखा है जो लैंगिक जनन की क्रिया के बाद परिपक्व होते हैं। इन नामों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों, अगर पुष्पों में जनन अर्थात लैंगिक जनन की क्रिया पूरी हो गई है तो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है दिन प्रतिदिन, इसे आप देखें। सबसे पहले बाह्यदल, जो आपका बाह्यदल होता है यह पूरी तरह से मुरझा करके गिर जाता है। बाह्यदल पूरी तरह से मुरझा करके गिर जाता है। बाह्यदल का मतलब मैंने आपको समझाया था। बाह्यदल क्या होता है? जो पुष्प को कली अवस्था में उसको ढके रखने का कार्य करता है। तो जनन की क्रिया के बाद यह मुरझा कर गिर जाता है, यह मुरझा कर गिर जाती है। लैंगिक जनन की क्रिया हो जाने के बाद जो बाह्यदल है यह पुष्पों में मुरझा करके गिर जाती है। जो दल होते हैं दल क्या होते हैं? दल भी आपके मुरझा करके गिर जाते हैं। यह मुरझा कर गिर जाते हैं। पुंकेसर यह झड़ जाते हैं। पुंकेसर याद है विद्यार्थियों आपको? बाह्यदल, दल, पुंकेसर। वर्तिकाग्र यह भी मुरझा जाती है। वर्तिका का ऊपर वाला यह भी मुरझा जाती है। यह भी मुरझा जाती है। वर्तिका यह भी मुरझा जाती है, कोई उपयोग नहीं रहा। यह भी मुरझा जाती है। अंडाशय क्या होता है विद्यार्थियों? आपको पता है, अंडाशय सीधे सीधे जाकर के फल में बदल जाता है। यह फल में रूपांतरित हो जाता है। यह फल में रूपांतरित हो जाता है। बात आती विद्यार्थियों बीजांड की। बीजांड क्या होता है? बीजांड का काम ही वही है। बीजांड सीधे निषेचन जैसे हुआ, अंतर निषेचन, बीजांड सीधे किस में बदल गया? बीज में परिवर्तित हो जाता है। यह बीज में रूपांतरित हो जाती है।
उसके बाद आता है विद्यार्थियों अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या बनाती है विद्यार्थियों? किसी भी पुष्प का जो अंड कोशिका होता है वही उसके भ्रूण का निर्माण करती है। किसी भी पौधे की जो पुष्प की जो अंड कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है? भ्रूण का। यही भ्रूण का निर्माण करती है। फिर बात आती है विद्यार्थियों द्वितीय केंद्रक क्या बनाएगा? तो जब अंड कोशिका जो है भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है तो द्वितीय केंद्रक जो है उस भ्रूण को जो है भ्रूणपोष में बदल देता है। पर्याप्त ऐसे फल होते हैं जिसका हम लोग भ्रूणपोषक खाते हैं, जैसे नारियल वगैरह आपने देखा है। यह भ्रूण पोष में बदल जाती है। बदल जाती है या रूपांतरित हो जाती है। अब आप कहेंगे सर बीजांड कवच क्या होता है? पहले ये बताएं। जैसे बीज जो होता है ना, तो बीज के ऊपर एक कवच होता है। आपने